वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक मनी। आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे मनी क्या है, मनी सप्लाई क्या होता है, हम कैसे मेज़र करते हैं मनी सप्लाई को M1, M2, M3 एंड M4 की में। हम ये भी पढ़ेंगे इस टॉपिक में कि सेंट्रल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक कैसे काम करता है और सेंट्रल बैंक के फंक्शन क्या है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि मैं आज आपको वीडियो के एंड में यही बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस ज़्यादातर इसमें पूछे जाते हैं। तो देर ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मनी, मनी का मतलब होता है, जनरली हम मनी को बोलते हैं कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो सेम टाइम पर होता है, मतलब स्टोरेज ऑफ वैल्यू। हमें कुछ सामान चाहिए होता है, हम क्या करते हैं, मनी देते हैं, मतलब 10 रुपये की चीज़ हम 10 रुपये देते हैं और उसके बदले सामान ले आते हैं। तो ये क्या करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। ये इसके फंक्शन 3 फॉर्म में काम करते हैं फंक्शन ऑफ मनी में: प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड कॉन्टिजेंट फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन, पहला फंक्शन तो प्राइमरी में यही आ जाएगा कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, हम किसी वस्तु के बदले पैसे लेते हैं और देते हैं एक सेम टाइम पर, ठीक है। फिर दूसरा इसका प्राइमरी फंक्शन ये आ जाता है, ये कॉमन मेजर होता है जो वैल्यू और ये यूनिट ऑफ वैल्यू को ऐड करने का काम करता है। मीन्स अगर मुझे 50 ग्राम चीज़ चाहिए तो मैं 50 ग्राम के ही पैसे दूंगी, और अगर मुझे 1 किलो चीज़ चाहिए तो मैं 1 किलो के ही पैसे दूंगी। तो यूनिट ऑफ वैल्यू में ये डिफाइंड होता है। सेकेंडरी फंक्शन का मतलब है स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंस पेमेंट, स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मीन्स हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं, हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और हमें जैसे पेमेंट करनी हो हम उस फॉर्म में पेमेंट कर सकते हैं जिस चीज़ की हमें ज़रूरत हो, ठीक है। कंटीजेंट फंक्शन का मतलब होता है कि हम इसे लिक्विड फॉर्म में रख सकते हैं, हम इसे बेस क्रेडिट के फॉर्म में रख सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे कि नेट बैंकिंग का काफ़ी चलन हो गया है। लोग कैश की फॉर्म में रखना, मतलब लिक्विड फॉर्म में रखना पसंद नहीं करता, कैश के फॉर्म में रखना पसंद नहीं करता अपनी मनी को, वो कार्ड की फॉर्म में रखते हैं, डेबिट या क्रेडिट, ठीक है। तो ये इसका लास्ट फंक्शन है। अब ये मैक्सिमम प्रॉफिट को प्रोड्यूस करती है, ये मैक्सिमम बेनिफिट सेटिस्फेक्शन देती है कंज्यूमर को। कैसे देती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, अगर हम पैसे कैश लेके जाते हैं तो चोरी होने का डर भी रहता है, ठीक है। लोगों को जो चीज़ चाहिए वो फ़ौरन मनी को ट्रांसफ़र करता है और वो सामान ले लेता है, ठीक है। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी करता है। ये क्या करता है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हम किसके फॉर्म में देते हैं, मनी की फॉर्म में देते हैं। तो कि किसका बेस है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का भी फॉर्म है क्या, मनी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, आपको पता है पहले मनी नहीं होती थी, मतलब पहले हम अपने पैसे को लिक्विड फॉर्म में नहीं रख पाते थे, कैश की फॉर्म में नहीं रख पाते थे। तो पहले क्या चलता था, पहले टाइम पे बैटर एक्सचेंज। इसका मतलब ये होता है कि हम डायरेक्टली किसी भी सामान को एक्सचेंज करने के लिए वस्तु के बदले वस्तु लेते थे, मतलब गुड्स के बदले गुड। क्योंकि उस टाइम पे मनी तो होती नहीं थी, मनी का यूज़ कोई करता नहीं था। मनी सिर्फ कॉइन्स में होती थी, जैसे गोल्ड के कॉइन्स हो गए, सिल्वर के कॉइन्स हो गए, ऐसे नोट के रूप में नहीं होती थी, ठीक है। तो उस टाइम पे जो पुअर लोग होते थे, जो मिडिल क्लास लोग होते थे, वो क्या करते थे, वो एक्सचेंज करते थे डायरेक्टली गुड्स के बदले गुड्स को, मतलब वस्तु के बदले गुड्स को। तो उससे कई लॉसेस होते थे, कई डिफ़िकल्टी आती थी। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि क्या डिफ़िकल्टी आती थी। पहली डिफ़िकल्टी तो ये आएगी कि हम लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, हम एक कमी आ जाती थी कॉमन वैल्यू को। मतलब अगर मुझे चाहिए 2 किलो सामान, पर वस्तु के बदले वस्तु मिल रही है, अगर वो 5 किलो सामने वाला मुझे दे रहा है तो मुझे 5 किलो ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो वैल्यू में कमी आ जाती थी। लैक ऑफ डबल कंसिडेंट ऑफ वॉन्ट्स, कॉन्सिडेंस होता था। कॉन्सिडेंस डबल कैसे होता था, मीन्स जैसे मैंने बताया कि अगर जो चीज़ मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर वो उससे ज़्यादा, जैसे कि ज़्यादा मिल जाती थी ना, 2 किलो की ज़रूरत है 5 किलो मिल जाती थी, ठीक है। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंस पेमेंट, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। स्टोर ऑफ वैल्यू
नहीं कर सकते थे, ऑफ कोर्स ही बात है। अगर हम ले रहे हैं दूध, ठीक है, 2 किलो दूध की जरूरत है, 5 किलो दूध मिल रहा है, हम इसको स्टोर कैसे करेंगे भाई? ना फ्रीज होता था ना कुछ होता था, हम स्टोर कैसे करेंगे? तो कमी होती थी, ठीक है ना। हम उसको ज़्यादा लोगों को डिवाइड कर सकते थे पेमेंट में। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती थी? एक्सचेंज ऑफ सर्विस, डिफिकल्टी होती थी कि एक्सचेंज ऑफ सर्विस, जैसे कि भाई आपको चाहिए मान लो एक कुर्सी, ठीक है, और कुर्सी के साथ आपको टेबल भी फ्री मिल रही है, मतलब टेबल भी मिल रही है, ज़रूरत नहीं है, नहीं यूज़ है आपका, पर हमें लेनी पड़ती थी क्योंकि हम वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान कर रहे थे, ठीक है। सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? सप्लाई ऑफ मनी का मतलब होता है कि वो स्टॉक मनी का, वो टोटल स्टॉक मनी का जो हम करेंसी के नोट्स के रूप में ले सकते हैं, कॉइन के रूप में ले सकते हैं, या डिमांड डिपॉजिट कर सकते हैं बाय बैंक, ठीक है। सर्कुलेट कौन करता है? सप्लाई कौन करता है मनी की? ये आपको पता है, सप्लाई मनी की करता है बैंक। बैंक कैसे करता है? बैंक ऐसे करता है कि पब्लिक अपना पैसा जाती है बैंक में जमा करवाती है, और जिनको नीड होती है वो बैंक से पैसे पब्लिक को दे भी देता है। तो सर्कुलेशन का जो रास्ता है वो कौन है? बैंक है। अब हम कैश जो है, ठीक है, वो स्टेट मतलब जो कैश है वो डायरेक्टली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो लोगों को प्रोवाइड नहीं कराती, वो एक मीडियम रखते हैं बीच में, वो मीडियम होता है बैंक। अब वो कैसे काम करते हैं वो हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका मेजर करने का तरीका मैं बता देती हूँ। मेजर ऑफ मनी सप्लाई का मतलब है करेंसी हेल्प बाय पब्लिक प्लस नेट डिपॉजिट, नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्प बाय कमर्शियल बैंक। इसके ऊपर मैंने एक लास्ट में वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैं यहाँ पे आई बटन में वो वीडियो लगा दूंगी, और वो वीडियो आप ज़रूर देखना, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे कैसे काम करते हैं, क्योंकि मैंने उसमें फुल फॉर्म भी लिख रखी है और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। वो वीडियो आप जाके ज़रूर देखना। M1 मतलब C प्लस DD प्लस OD। C मतलब क्या है? करेंसी है, ठीक है, करेंसी बोलो या कॉइन बोलो, किसका? पब्लिक का। DD क्या है? डिमांड डिपॉजिट है, किसका? पब्लिक का। किस के थ्रू करता है? बैंक के थ्रू करता है। OD क्या है? अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट मतलब कि लाइक अ सेविंग या फिर FDI वगैरह जो भी अलग डिपॉजिट कराते हैं उसको बोलते हैं। M2 M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। M3 मतलब M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। M4 मतलब M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड द डिपॉजिट ऑफ NSC। ये मैंने सारी आपको पहली वाली वीडियो में बता रखा है। M1 M2 M3 M4 को फुल एक्सप्लेन कर रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रीफ में आपको बताया है। आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखना, मैं आई बटन पे उसको शो कर दूंगी, ठीक है। अब बात आती है बैंक। बैंक का मतलब क्या है? बैंक दो तरीके होते हैं, ये पता होगा आपको, एक सेंट्रल बैंक है, एक कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जिसमें हम अपना सेविंग अकाउंट खोलते हैं या करंट अकाउंट खोलते हैं, और हम इजीली जाके अपना पैसा डिपॉजिट करा सकते हैं, और पैसे डिपॉजिट जो होता है एक्सेप्ट होता है, ठीक है। हम प्रोवाइड जो लोन भी प्रोवाइड करवाता है, इन्वेस्टमेंट भी कराता है, और प्रॉफिट भी एर्न कराता है। इसका मतलब होता है सिंपल कमर्शियल बैंक का कि प्रॉफिट को अर्न करना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, या आप इसे बोल सकते हैं एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की तरह ये काम भी करता है, ठीक है। अब कमर्शियल बैंक के दो काम होता है, दो तरीके से फंक्शन करता है। पहला है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में आ जाएगा कि वो इजीली एक्सेप्ट कर लेता है डिपॉजिट, जो हम पैसे जमा कराने जाते हैं उसे वो इजीली एक्सेप्ट कर लेता है, अपने पास सेव करके रखता है। दूसरा एडवाइजिंग लोन, लोन को प्रोवाइड करवाता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज भी प्राइमरी फंक्शन का ही पार्ट है। सेकेंडरी फंक्शन की बात करें तो ये एजेंट फंक्शन आ जाता है, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ फंड्स, कलेक्शन ऑफ फंड्स, परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, कलेक्शन ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, पेमेंट्स ऑफ बिल एंड इंश्योरेंस, प्राइमरी प्रीमियम ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। सॉरी, इसका मतलब यह हुआ कि सेकेंडरी फंक्शन में क्या करता है? एक एजेंट के रूप में काम करता है। ये एजेंट के रूप में जैसे ट्रांसफर करवाना फंड्स को, कलेक्शन करना फंड्स की, ठीक है, परचेज शेयर एंड सेल ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, कैसे वो परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं अपनी शेयर्स और सिक्योरिटी किसके बिहाफ पे? कस्टमर के बिहाफ पे। कलेक्शन कर सकते हैं डिविडेंड एंड इंटरेस्ट का,
पेमेंट्स ऑफ बिल एंड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। ठीक है, हम कस्टमर के बिहाफ पर कैसे एक्सिक्यूट कर सकते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उन्हें क्रेडिट दे सकते हैं मेन, और ट्रांसफर्स कर सकते हैं उनके फंड्स को। ये इसके सेकेंडरी फंक्शन में कमर्शियल बैंक के बताया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, चूँकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।